हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वंस अगेन वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। अभी तक चल रही थी सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज, बट अब हम जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो होगी इम्पॉर्टेंट थ्योरी की सीरीज। ठीक है, इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखिए, जो भी मेन साइकोलॉजिस्ट हैं पहले तो उस साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये थ्योरी दी किसने, थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी पूरी पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी उस थ्योरी से रिलेटेड केवीएस या DSSB सीटेट या और टेट एग्जाम में क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं, हम वो क्वेश्चंस उठाएंगे और क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व कर लेंगे। इससे होगा क्या कि आप जो एक थ्योरी पढ़ेंगे वो पूरी तरह से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जानी है। ठीक, फिलहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज जो थ्योरी पढ़ने वाले हैं आपको पता लग ही गया होगा, फर्स्ट स्क्रीन पे लिखा ही हुआ है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि दिया था जीन पियाजे ने, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं पियाजे के बारे में। इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था लैंग्वेज एंड थॉट, मतलब भाषा और विचार। ठीक, इनकी बुक का नेम था, याद कर लीजिए, लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज मतलब जो आप बोलते हैं, थॉट जो आप सोचते हैं। ठीक है, तो इन्होंने उसके ऊपर एक बुक लिख डाली, लैंग्वेज एंड थॉट पे। ठीक, अब देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ के थे, कौन थे, कैसे इतनी बड़ी थ्योरी, इन्होंने इतनी लंबी थ्योरी कैसे बना दी। चलो देखते हैं। पियाजे वाज द साइकोलॉजिस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। देखिए, ये थे स्विट्जरलैंड के। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कहाँ का है, तो पियाजे को आप बिल्कुल याद रखिए पी से। ये जो पियाजे हैं, पी फॉर पियाजे, सा फॉर स्विट्जरलैंड। ठीक है, पियाजे जो हैं ये स्विट्जरलैंड के पीस थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इन्होंने जो अपनी थ्योरी बनाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ओके, तो किस पे बेस्ड बनाई, किसको ऑब्जर्व किया, कैसे इनके दिमाग में आया ये सब। तो इन्होंने, इनके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को इन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस स्टेज पे बच्चा क्या कर रहा है। ओके, उसी पे बेस्ड इन्होंने अपनी थ्योरी बना दी पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब इन्होंने अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके थ्योरी बनाई, इसलिए हम इनको क्या कह देंगे, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब बाल मनोविज्ञान के जनक हैं ये। ओके, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो आप बताएंगे जीन पियाजे। ओके, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि थिंकिंग इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली विद एज। इनका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी थिंकिंग स्वतः इंप्रूव होती जाएगी, मतलब खुद ब खुद आपकी थिंकिंग भी उसका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक, इनका ये मानना था कि जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जिस हिसाब से इन्होंने स्टेजेस भी तो उस हिसाब से दी हैं। ठीक है, तो वही इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी थिंकिंग इंप्रूव होती जाएगी या बढ़ती जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने 4 फैक्टर्स ऐसे माने हैं, इनका मानना था पियाजे का कि 4 ये फैक्टर ऐसे हैं जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। 4 कारक जो सोच में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, बात वही है। ठीक है, बट अगर ये आ गया जो सोच में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तभी मैंने इसमें लिख दिया है, आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए। 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस चेंजेस इन थिंकिंग, या फिर आ जाए 4 ऐसे फैक्टर्स जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, दोनों बात वही है। ठीक, इन्होंने क्या बोला कि जो फर्स्ट फैक्टर है बायोलॉजिकल मैचुरेशन, परिपक्वता आपकी, वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट डालती है। जैसे जैसे आप परिपक्व होंगे उसी हिसाब से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसे आप हेरिडिटी भी कह सकते हैं, मतलब वंशानुगति। इन्होंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, परिपक्वता क्या या वंशानुगत को। इनका मतलब ये था, वही बात आ गई कि जैसे एज बढ़ रही है वैसे ही आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाएगा। ठीक है, जिस हिसाब से एज बढ़ेगी उसी हिसाब से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। सेकंड, इन्होंने दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रभावित जो कारक माना है वो है एक्टिविटी, मतलब गतिविधि या क्रियाकलाप आप कह सकते हैं। एक्टिविटी, आप अपने सोसाइटी में रह के बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, तो वो जो आप एक्टिविटीज करते हैं, जो भी गतिविधि या क्रियाकलाप करते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। ठीक,
महत्वपूर्ण, उसका भी वो एक तरह से प्रभावित करता है आपको, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, ठीक है। बट हाँ, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से कम प्रभावित करता है एक्टिविटी। ओके, अब एक्टिविटी से भी कम सोशल एक्सपीरियंसेस प्रभावित करते हैं हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। पियाजे का ये मानना है, इन्होंने ये जो 4 फैक्टर्स दिए हैं 1 by 1 है, मतलब सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, उसके बाद एक्टिविटी, उसके बाद सोशल एक्सपीरियंस और लास्ट में इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन जो है बहुत कम प्रभावित करता है, इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, साम्य धारण के बारे में। इन्होंने बोला कि जो हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हम अपने समाज में रह के सीखते हैं, अनुभव करते हैं खुद से, उसका वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को करने में, ठीक है। इतना समझ आया? तो फर्स्ट इज बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, सेकंड एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस एंड इक्विलिब्रेशन, 4 फैक्टर हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू द पियाजेस थ्योरी, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस, ध्यान दीजिएगा नॉट पे, नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि कौन सा इनमें से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं करेगा लिखा हुआ, यहीं पे बच्चे गलतियां कर देते हैं, करेगा पढ़ लेंगे फिर गलती करके आ जाएंगे। प्रभावित नहीं करेगा, तो इसमें दिया हुआ लैंग्वेज, एक्टिविटी, मैच्योरेशन, सोशल एक्सपीरियंस। देखिए, हमने अभी पढ़ा है, एक्टिविटी भी पढ़ा है, मैच्योरेशन भी पढ़ा है, ठीक है, सोशल एक्सपीरियंसेस भी पढ़ा है, बट लैंग्वेज कहीं भी नहीं आया है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैंग्वेज। एक सेकेंड, ओके, फर्स्ट वाला ये भाषा सही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरे बढ़ जाओ। देखिए, ये क्वेश्चन आया सीटेट पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पियाजे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, मतलब कि विकास को प्रभावित, देखिए पियाजे के अनुसार अगर लिखा है विकास को प्रभावित, तो आप समझ जाइए संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, ठीक है। इसमें आपको खुद ही समझना है, इस क्वेश्चन पे संज्ञानात्मक विकास के बारे में ये बात कर रहे हैं। विकास को प्रभावित करने में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? 4 फैक्टर्स पढ़ चुके हैं हम लोग, अब देखते हैं चारों फैक्टर्स में से कोई एक तो ऑप्शन यहाँ पे मिल ही जाएगा। देखिए, रीइंफोर्समेंट है, या फिर लैंग्वेज है, या फिर एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, डी है इमिटेशन। आप क्या करेंगे, आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता तो आप कहते लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज के बारे में ये बात भी करते हैं, बट ये नहीं होगा। इसमें पूछा गया प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, तो वो है एक्सपीरियंसेस, ठीक है। हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब भौतिक विश्व के साथ अनुभव जो हम प्राप्त करेंगे, ठीक। ऑप्शन करेक्ट हो जाता है सी। ओके, बढ़े आगे, चलिए अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन का प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है कॉग्निशन का। देखिए, पियाजे कहते हैं कि डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ जाना, बीच में जो प्रोसेस होता है वही है कॉग्निशन का प्रोसेस, ठीक। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन, मतलब साम्यीकरण। अब आपको जानना है डिसइक्विलिब्रियम है क्या। डिसइक्विलिब्रियम मतलब कंफ्यूजन की स्थिति, जब बच्चा कंफ्यूज होता है, असंतुलित होता है, असंतुलन की स्थिति में होता है, ठीक। और इक्विलिब्रियम मतलब जब संतुलन, बैलेंस हो जाता है कि हाँ ये चीज समझ आ गई, यही होता है, ठीक, तो वो आ जाता है बैलेंस में, तो ये होता है इक्विलिब्रियम। समझ आया? डिसइक्विलिब्रियम मतलब बच्चा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन से बैलेंस की तरफ आना ही क्या होता है, कॉग्निशन का प्रोसेस है। ओके, अब देखिए डिसइक्विलिब्रियम को 2 पार्ट में तोड़ा गया, वो है एडॉप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एडॉप्टेशन को भी 2 पार्ट में तोड़ा गया, इसमें है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। बट सबसे पहले हम जान लेते हैं स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। जो भी हम अपने दिमाग में किसी भी चीज को लेकर मेंटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक प्रारूप या कह ले कि उसकी उसी वस्तु की छाप जो हमारे अंदर रखी होती है उसे ही कह देते हैं स्कीमा। सपोज दैट ये पेन है, आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ये पेन है। क्यों कहेंगे?
आप इसको स्केल क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है पेन का, ठीक। आपको ये स्केल दिखाई, आप स्केल को पेन क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग में स्केल का स्कीमा बना हुआ है कि पतला सा लंबा सा जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कुछ ऐसा दिखने वाला स्केल होता है, ठीक है। तो वही चीज है स्कीमा। मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, जो भी आपके दिमाग में मेंटल स्ट्रक्चर है ना नॉलेज का, वही चीज होती है आपकी स्कीमा, ठीक। अब देख लेते हैं एडॉप्टेशन में क्या आता है। एसिमिलेशन आता है और एकोमोडेशन आता है। एसिमिलेशन क्या है? एडिंग न्यू नॉलेज इन ओल्ड स्कीमा, मतलब ओल्ड स्कीमा जो है उसमें कुछ हम नया ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अपने ही एक्सपीरियंस के आधार पे, हमने जो भी अनुभव किया है उसके आधार पे। तो देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई छोटा बच्चा है, ठीक, 1 साल का 2 साल का बच्चा है। अब उसने आसमान में क्या देखा? वो जानता है कि जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, वो आसमान में उड़ती रहती हैं। अब उसने एरोप्लेन देखा आसमान में। वो क्या करेगा? जो भी अनुभव कर चुका है पहले, जो उसका नॉलेज भरा हुआ है उसके आधार पे कुछ सोचेगा, ठीक, उसी के आधार पे सोचेगा और कहेगा मम्मा मम्मा देखो बर्ड जा रही, देखो बर्ड जा रही। देख एरोप्लेन रहा है बट कह रहा बर्ड जा रही। तो वो क्या है? एडिंग न्यू नॉलेज इन ओल्ड स्कीमा। अब वो क्या करेगा? प्रीवियस अनुभव, मतलब पहला जो उसका नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज, उसके आधार पे उसने कुछ नया बनाया और उसे अपने स्कीमा में जोड़ने की कोशिश की, भले ही वो गलत हो, ठीक। वो जानता है कि चिड़िया उड़ती है तो उसी के आधार पे उसने ऐड करने की कोशिश की कि हाँ वो देखो ये चिड़िया ही उड़ रही है। तो एसिमिलेशन क्या हो गया? आत्मसातकरण या मिलना, मतलब एडिंग न्यू नॉलेज, कुछ न्यू नॉलेज डाल रहा है अपने ओल्ड स्कीमा में। जो भी पहले से वो सीखा हुआ है कि आसमान में चिड़िया उड़ती है, तो उसी में न्यू नॉलेज डाल रहा है कि ये देखो चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। अब हम इसको अब देखते हैं एकोमोडेशन, समायोजन। देखिए समायोजन क्या होता है? मॉडिफाइंग करेक्ट या फिर करेक्टिंग द प्रीवियस नॉलेज। इसको भी हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए एक बच्चा है, ठीक है, 1 साल का बच्चा है। अब उसकी फैमिली से कोई गया, पेरेंट्स गए मार्केट गए, वहां से ढेर सारी सब्जियां ले आए। वो बच्चा क्या करता है? उसके पास एक रेड कलर की बॉल है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, दिमाग यहीं रखिएगा थोड़ी देर के लिए। रेड कलर की बॉल है बच्चे के पास। अब वो क्या करेगा? खेलता है अपनी बॉल से, ठीक। पेरेंट्स लेकर आए बाहर से सामान, बच्चे को क्या लगेगा? सारे बच्चे होते हैं कि मेरे लिए तो कुछ आया ही होगा अगर कोई बाहर से आ रहा है। अब उसने क्या देखा? उसमें ढेर सारी सब्जियां रखी हुई हैं, उसमें टमाटर भी हैं, आलू भी हैं, लौकी है, जो भी है, ढेर सारी सब्जियां हैं। उसने क्या देखा? टमाटर देखा। अब उसे लगा वाह इतने सारे बॉल, अब तो मैं इनसे खेलूंगा, क्योंकि वो रेड बॉल से खेल रहा है पहले से। अब उसे लगेगा ये जो टमाटर है वो भी उसे बॉल लगेगा, ठीक है। उसने क्या किया? उसको उठाया, खेलने की कोशिश की, वो फूट गया, टमाटर था। अब वो चला गया कहाँ? डिसइक्विलिब्रियम, मतलब असंतुलन की स्थिति। अरे ये क्या हो गया? ये तो फूट गया, ये कैसा बॉल है, ठीक। वो ऐसी स्थिति में चला गया। फिर गार्जियन आए, उसके पेरेंट्स जो हैं आए, उन्होंने बताया कि बेटा जो भी रेड कलर की का ऑब्जेक्ट होता है गोल, हर चीज बॉल नहीं होती, ठीक। उसने क्या किया? मॉडिफाई किया अपना जो प्रीवियस स्कीमा था, उसके दिमाग में जो था कि रेड कलर का है, गोल है, भाई टमाटर भी गोल होता है बट वो थोड़ा सा ऐसा होता है, थोड़ा सा, बट बॉल जो होती है वो बिल्कुल गोल होती है, ठीक। अब उसने सोचा कि जो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये बना हुआ है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट, वो बॉल नहीं है। समझेगा कि हर एक रेड चीज बॉल नहीं होती है, ठीक। करेक्ट कर लिया उसने अपना पहले वाला स्कीमा। पहले क्या बना था कि उसे लगता था जो भी रेड हो, गोल हो, सब बॉल है। अब उसने कुछ मॉडिफाई किया, करेक्ट किया प्रीवियस नॉलेज में। ये क्या है? एकोमोडेशन है। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो देखिए एसिमिलेशन क्या है? पूर्व की सूचनाओं के आधार पर कुछ नया जोड़ देना, ठीक है, कुछ नई सूचना जोड़ना, वो आपका एसिमिलेशन हो जाएगा। एकोमोडेशन क्या है? पूर्व की सूचनाओं के या फिर पूर्व का जो स्कीमा बना है उसमें संशोधन करना या फिर मॉडिफाई या करेक्ट करना उसको, ठीक है, फिर नई सूचनाओं में शामिल कर देना, वो आपका एकोमोडेशन है। समझ आया? अनुकूलन क्या है? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के ही थ्रू, मतलब इसी दोनों के माध्यम से एडॉप्टेशन होता है आपका। आया समझ इतना? अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? संगठन, अरेंजमेंट ऑफ स्कीमा। आपने जो भी सीखा,
ठीक है। ऐड कुछ न्यू नॉलेज ऐड किया, कुछ प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई या करेक्ट किया, ठीक है। जो भी आपने सीखा उसको एक अरेंज करके उसको लगाएंगे ना। अब बॉल की नॉलेज आप बॉल वाले स्कीमा में ही डालेंगे, ठीक है। तो वही चीज होती है संगठन, अरेंजमेंट ऑफ स्कीमा। जो भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ सीख रहे हैं नया, और ये प्रोसेस जो होता है ना, ये प्रोसेस हर रोज होता है एक बच्चे में, ठीक है। हर रोज होता है, कुछ नया सीखता है, कुछ मॉडिफाई करता है, कुछ नया सीखता है, ठीक है, नई इंफॉर्मेशन ऐड करता है। तो ये हर रोज है, बच्चे में होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक समझ आ गया होगा। अरेंजमेंट ऑफ स्कीमा, जो भी स्कीमा आपके अंदर बना हुआ है हर एक चीज का, उसको किस हिसाब से अरेंज किया जाए। बॉल की इंफॉर्मेशन बॉल वाले ही स्कीमा में डाली जाएगी, ठीक है। बर्ड की इंफॉर्मेशन बर्ड के स्कीमा में। तो ये चीज होती है संगठन। और जब यूज करना होता है बच्चे को, तब वो यूज कर लेता है उसमें से ही आगे अपने आने वाले लाइफ में, ठीक। आई होप कि समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान लेते थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट इसको फिर से आप दोबारा से देख लीजिएगा, आई होप समझ आ जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के 4 चरण भी हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। कौन सी हैं? SPCF। एस मतलब सेंसरी मोटर, पी मतलब पी ऑपरेशनल। देखिए, आप इसको याद करिए, इधर उधर ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। SPCF से, ठीक है। एस सेंसरी मोटर स्टेज, पी मतलब प्री ऑपरेशनल, सी मतलब कॉन्क्रीट, ओके, और एफ हो गया आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक। सही से लिख नहीं पा रहा है, इस पे कुछ दिक्कत हो रही है शायद। देखिए, फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है आपके बर्थ से 2 साल तक। आप इसको 0 to 2 years भी शायद बोलते होंगे, बट 0 क्या होता है? बर्थ, जब बच्चा बर्थ लेगा तभी तो ना, उसे ही तो आप 0 कहते हैं। बर्थ से 2 साल तक जो होता है वो आएगा स्टेज सेंसरी मोटर। इसमें बच्चा क्या करता है? सेंसस से सीखता है। इसके बारे में पूरा आराम से ब्रीफ में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, किस ईयर से किस ईयर तक होती हैं स्टेजेस, थोड़ा सा इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें है पूर्व संक्रियात्मक चरण, जो होता है 2 से 7 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक चरण 7 से 11, और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15। तो ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो मतलब सीटेट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बोले तो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्लास यहीं पे एंड करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।